हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 12 की वीडियो जो कि रिलेटेड है हिंदी ए कोर्स से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में है दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर से, उनके कोर्स में अगर हिंदी है तो हिंदी ए का पार्ट 12 है, उत्तराधिकार या पुत्राधिकार, जिसे लिखा है अरविंद जैन ने। मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 से पार्ट 11 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, और सिलेबस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक करें और वीडियोस देखें। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हिंदी का कोर्स इस समय करा रहा हूँ सेकंड और थर्ड ईयर वालों का। इसे खत्म होते ही मैं सेमेस्टर और इंग्लिश सेकंड और थर्ड ईयर वालों का कोर्स शुरू करने वाला हूँ। सेमेस्टर वालों का 1 और 2 वालों का इंग्लिश से रिलेटेड, और सेकंड और थर्ड ईयर वालों का इंग्लिश से रिलेटेड। प्लीज चैनल से जुड़े रहिए। शुरू करते हैं। देखिए, जीवन परिचय सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि जीवन परिचय भी आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर का। जीवन परिचय में लिखने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जीवन परिचय जब भी आप लिखें तो उस पर 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे। जब लेखक के बारे में आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है लिखने से पहले, कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान क्या है, उसकी शिक्षा क्या थी, उन्होंने क्या अचीवमेंट करा था अपनी लाइफ में, कौन सी पुस्तकें, कौन सी कविताएं, कहानियां लिखी थी उन्होंने, और उनकी मृत्यु अगर हुई है तो कब और कैसे हुई थी और कहाँ पर हुई थी। ये अगर आप 5-6 बातें याद रखेंगे और ये इसके द्वारा जीवन परिचय लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं अरविंद जैन का। श्री अरविंद जैन विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, समीक्षाएं, कविताएं और कानून संबंधी लेखों के नियमित लेखक हैं। देखिए, जो अरविंद जैन हैं वह विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, समीक्षाएं करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कानूनी संबंधित लेख भी लिखते हैं, ठीक है ना, और नियमित रेगुलर लिखते हैं। इनका जन्म 7 दिसंबर 1953 को उकलाना मंडी, हिसार, हरियाणा में हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा से व पंजाब विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होने के बाद वकालत के पेशे से जुड़ गए, वकालत से, ठीक है ना। देखिए, क्या करा इन्होंने, शुरुआती में जो प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा से ली, फिर उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक करा उन्होंने, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई करी, ठीक है। स्नातक करने के बाद वे वकालत के पेशे से जुड़ गए। इन्हें महिला, बाल एवं कॉपीराइट कानून के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। देखिए, महिला, बाल, बच्चों के लिए, और कॉपीराइट कानून के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ये एक्सपर्ट है इसमें, ठीक है। यह बाल अपराध न्याय अधिनियम के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष समिति के सदस्य भी हैं, ठीक। अरविंद जैन को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा वर्ष 1999 में साहित्यकार सम्मान से और 2001 में राष्ट्रीय शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान रखें कि अरविंद जैन को हिंदी अकादमी की तरफ से दिल्ली द्वारा वर्ष 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था, साहित्यकार सम्मान, और 2001 में राष्ट्रीय शमशेर सम्मान से नवाजा गया था इनको। आई होप आपको जीवन परिचय समझ आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ का सार बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, पाठ समझ आ जाएगा, वीडियो से जुड़े रहिए। उत्तराधिकार या पुत्राधिकार। श्री अरविंद जैन द्वारा लिखा यह प्रस्तुत लेख सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तथा उस पर खड़ी खोखली कानूनी व्यवस्था पर व्यंग प्रस्तुत करता है। यानी कि जो ये लेख है श्री अरविंद जैन का, ये सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, जो हमारे समाज में राजनीतिक व्यवस्था फैली हुई है, उस पर खड़ी खोखली कानूनी व्यवस्था, यानी जो हमारा खोखला कानून है उसके ऊपर व्यंग करता है ये लेख। उत्तराधिकार या पुत्राधिकार लेख में जैन जी ने भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था, यानी कि इस लेख में जैन जी ने भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में फैली बुराइयों को बड़ी बेबाकी से पेश किया। यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था मीन्स हमारे समाज में हमेशा ही पुरुष प्रधान समाज माना गया है, और पिता के बाद जो उसकी जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पे जो हक होता है वो पुत्र का होता है, तो इसलिए, और उसका उत्तराधिकारी पुत्र होता है, तो इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे समाज में बुराई की तरह, जिस तरह सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है ना, बाल मजदूरी, शोषण, और ये सब बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई थी, उसी प्रकार ये भी हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है जो कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है, और अभी तक हमारे समाज से ये अछूती नहीं रही है। उन्होंने ये उजागर किया है कि
पुरुष वर्चस्ववादी समाज में जिस प्रकार ना सिर्फ विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में, देखिए वो एक जो हमारे लेखक है अरविंद जैन जी, वो कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी समाज, जिस समाज में पुरुष का वर्चस्व है उस समाज में अनेकों व्यवस्थाओं में, आगे बढ़ते हैं, बल्कि स्वतंत्रताोत्तर राजनीतिक एवं कानूनी व्यवस्था में भी पुरुष के वर्चस्व को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी आज तक कानूनी व्यवस्था के अंदर भी पुरुष के वर्चस्व को सुरक्षित रखा गया है। यानी कानून भी ऐसा बना हुआ है कि वो पुरुषों के वर्चस्व को ज़्यादा अहमियत देता है। ठीक है, श्री जैन ने अपने लेखों में यह दिखाया है कि किस प्रकार स्त्री को विभिन्न रूपों में महिमा मंडित करने के बावजूद वास्तव में उस पर नियंत्रण बनाए रखा जाता है। यानी कि ये जो अरविंद जैन जी अपने लेख में बताते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार हम बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि हम पुरुषों से, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, महिलाओं के लिए हमने ये करा, महिलाओं के लिए ये कानून पास करा उनकी सहूलियत के लिए, लेकिन ये सब उनका महिमा मंडित है। ठीक है, महिमा मंडल करते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर नियंत्रण बनाए हुए हैं। यानी हमारा पुरुष प्रधान जो समाज है वो महिलाओं के ऊपर नियंत्रण बनाए हुए है। सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि सैकड़ों वर्षों पुरानी यह मनुवादी व्यवस्था, इस व्यवस्था को ये जो लेखक है बोल रहे हैं मनुवादी व्यवस्था, वह विचारधारा तमाम वैज्ञानिक उन्नति तथा सामाजिक आर्थिक विकास व शिक्षा उन्नति के बावजूद भी पूरी मजबूती से कायम है। देखिए लेखक कह रहे हैं कि चिंता इस बात की है कि सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद भी जो ये मनुवादी व्यवस्था और विचारधारा है, ये इतना कुछ टेक्नोलॉजी देश में आ गई है, सामाजिक आर्थिक विकास हो गया है, शिक्षा की उन्नति हो गई है, उसके बाद भी ये पूरी मजबूती से आज भी कायम है। लेखक कहते हैं कि दुनिया की लगभग 98% पूंजी पर पुरुषों का कब्जा है। ठीक है, 98% पूंजी पर इस दुनिया में पुरुषों का कब्जा है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी व्यक्तिगत कानूनों में स्त्री को पुरुषों के मामले में दोयम दर्जे का माना जाता है। देखिए अगर हम देखें हमारे धार्मिक समुदायों में और कानूनी रूप से देखें तो स्त्रियों को पुरुषों के बाद रखा जाता है, और ऐसे कानून बनाए गए हैं जो स्त्रियों को पुरुषों के मामले में दोयम दर्जे का दिखाते हैं। इस संदर्भ में कुछ कानूनी व्यवस्थाओं में इसकी झलक देखने को मिलती है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट डाल रहा हूँ जिसमें हमें इस कानून की झलक देखने को मिलती है, जो कि दिखाता है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज आज भी है। ठीक है, यहाँ पर स्त्री की दशा पुरुषों से दोयम दर्जे की है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, कृषि भूमि में स्त्रियों को कोई हिस्सा हमारे समाज में प्रदान नहीं किया। देखिए कानूनी रूप से जो भी पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं सब कानूनी रूप से मैंने लिखे हैं, जो हमारे कानून के अंदर है। कृषि भूमि में स्त्रियों को कोई हिस्सा हमारे समाज में प्रदान नहीं किया जाता। ठीक, दूसरा है, पिता की संपत्ति पर केवल विवाह के अंतर्गत जन्मे वैध बच्चे का ही हक होगा। अवैध बच्चे को पिता से केवल भरण पोषण का ही हक है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, वहां पर 1-2 पॉइंट लिख दें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखने को है कि किस तरह से आता है आपके पेपर में, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला है, यदि कोई विधवा या तलाकशुदा औरत पुनर्विवाह करे तो उनके पहले विवाह के बच्चों का सौतेला पिता की संपत्ति पर कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी जो उसका सौतेला बेटा है, जो अब उसने दोबारा विवाह कर लिया महिला ने, तो उस पुराने जो उसके पहले वाला बेटा है उस पर या पुत्री है उस पर उसकी संपत्ति पर कोई हक नहीं होगा। ठीक है, जबकि दूसरे पति का उस महिला अर्थात उसकी पत्नी की संपत्ति का उत्तराधिकार होगा या संपत्ति पर अधिकार होगा उसके पुत्र का। चौथा पॉइंट है, वसीयत प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए स्त्री को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। अगर वसीयत बनाकर पुरुष या पिता या जो भी हेड ऑफ द फैमिली है पुरुष, और अगर वो चाहे तो वसीयत बनाकर स्त्री को या अपनी बेटी को या बहन को, किसी भी तरीके से समझ लीजिए महिलाओं को, हम प्रावधान बनाकर अलग किया जा सकता है, जैसे कि अक्सर होता है। आगे बढ़ते हैं। बेटे की, पांचवा पॉइंट है, बेटे की मृत्यु पर उसकी मां को भी उत्तराधिकारी इसलिए बनाया जाता है। देखिए मान लीजिए अगर बेटे की मृत्यु हो गई है तो उसकी मां को
उसकी प्रॉपर्टी पर उत्तराधिकारी इसलिए बनाया जाता है ताकि पुत्र की विधवा को यानी पुत्र वधू को संपत्ति से वंचित रखा जा सके। ठीक है। अगला है बच्चों का प्राकृतिक संरक्षण पिता है, माता नहीं। ये भी हमारे कानून में है। माता का स्थान पिता की मृत्यु के पश्चात आता है। तो इस वजह से भी पता चलता है, दिखाई देता है साफ कि हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। अब देखिए आगे, वास्तव में उत्तराधिकार संबंधी सारे कानून पुरुषवादी मानसिकता का ही प्रतीक हैं। ठीक है। जो भी ये कानून है ये सारे पुरुषवादी मानसिकता का ही प्रतीक है और इन्हें बनाने वाले भी अधिकतर पुरुष ही हैं। पूंजी का सारा स्वामित्व पुरुषों के हाथ में होने का कारण समाज और राज्य सत्ता के क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी ना के बराबर है। देखिए, जब समाज में पुरुषों का वर्चस्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे क्षेत्रों में या सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की जो भागीदारी है ना के बराबर होगी। जब तक पूंजी पर पुत्राधिकार बना रहेगा तब तक नारी स्वतंत्रता और समानता की बातें व्यर्थ हैं। जब तक इन चीज़ों पर पुत्राधिकार बना रहेगा तब तक हम नारी स्वतंत्रता और समानता की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। संपत्ति पर स्त्रियों के सीमित अधिकार केवल हिंदू व्यक्तिगत कानून में ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक समुदायों के कानून में भी हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ हिंदू व्यक्तिगत कानून में है, ये सभी अन्य धर्मों के कानून में भी किसी न किसी रूप में व्याप्त हैं। ठीक है, फैले हुए हैं। अतः जब तक पूंजी पर पुरुषों का वर्चस्व व एक तरफा अधिकार बना रहेगा, ठीक है, तब तक नारी मुक्ति का सपना साकार होना अत्यंत कठिन है। तो आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। वीडियो भी पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए, यहाँ पर पाठ खत्म होता है और मैं जल्दी दूसरे पाठ की वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।